कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। पे नाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। अपने हाथों में अपनी लाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, ये चमन हमारा अपना है। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है। आपको शायद मालूम नहीं हो कि कनाडा में 2007 में $1 मिलियन का कॉइन निकला, जो 100 किलो सोने का कॉइन था और 99.9 प्योरिटी थी, और 5 पीस छापे गए, जिसको भी $1 मिलियन में वो कॉइन खरीदना है खरीद सकता है। उसमें आगे में क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो और पीछे में मैपल लीफ की फ़ोटो। तो एक कॉइन जो था वो बर्लिन म्यूजियम ने लिया था, और बर्लिन म्यूजियम में 2 साल बाद वो कॉइन चोरी हो गया।
अब वो भी आप देखो कि 100 किलो कॉइन, 100 किलो का कॉइन, और वो भी चोरी हो गया यहाँ भी है म्यूजियम की लापरवाही से। तो जिसने कॉइन लिया था उसने कॉइन को थोड़ा मेल्ट कर दिया, हालांकि वो पकड़ा गया, 5 आदमी थे, तो 5 आदमी में पकड़े गए, लेकिन वो जो कॉइन था वो बर्बाद हो गया। और उसके बाद तो जो सोने के जो दाम बढ़ गए, तो अब वो $1 मिलियन का कॉइन अब सेल में नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी देखना हो, और अगर आपको कभी ओटावा मिंट में जाने का मौका मिले, तो वो कॉइन वहाँ पे डिस्प्ले पे है। डॉक्टर साहब लेके जाएंगे। तो ये तो कॉइन की बात मैं कर रहा था। यहाँ भी है, तो यहाँ का रॉयल ओंटारियो म्यूजियम है। यहाँ का मालूम नहीं मेरे को। रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में आप ये देखिएगा, वहाँ कॉइन है। जो कॉइन जो है कि एक्चुअली ये पहले जो थे हम जो थे जंगली थे, कॉइन से कोई मतलब नहीं था। आदमी जंगलों में रहता था, पेड़ों पे रहता था, गुफाओं में रहता था, शिकार पे जिंदगी जीता था। और उसके बाद में धीरे धीरे उसने मैदान में आना चालू किया। मैदान में जब आना चालू किया तो उसने पशुपालन चालू किया, खेती बाड़ी चालू की। अब खेती बाड़ी चालू हुई तो भाई कौन किसको क्या दे, तो बार्टर सिस्टम चालू हुआ। अब बार्टर सिस्टम में मुश्किल क्या थी कि किसी को अगर घोड़ा है तो उसको हाथी चाहिए, तो या हाथी वाले को घोड़ा चाहिए, या उसको बकरी चाहिए, तो घोड़ा वाला बोलेगा कि भाई मेरे को बकरी चाहिए, तो बोलेगा मैं घोड़े के बदले में 100 बकरी लूँगा, या मेरे को इतनी मुर्गी चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में बड़ा असुविधा होता था। तो इस लिहाज से फिर जो गांव के जो मुखिया होते थे उन्होंने कुछ सिस्टम चालू किए कि भी चलो इस चीज़ का ये दाम है, इस चीज़ का ये दाम है। तो सबसे पहला जो कॉइन था वो आज से 2650 साल पहले उसका आविष्कार हुआ, और जो आविष्कार हुआ वो इंडिया में हुआ। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इन्वेंट कॉइन। और जब कॉइन जब हुआ तो उसमें पहले कौड़ियाँ चलती थी। कौड़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी। तो कौड़ी जो होती थी वो सर्कुलेशन में होते होते फूट जाती थी। तो होता था कि भाई 3 फूटी कौड़ी इज इक्वल टू 1 कौड़ी। तो ये कौड़ी आपने देखी होगी, ये क्लब की अब तो ये कौड़ियाँ चलती थी दिवाली में अपनी खेली जाती है। कौड़ियों के बदले में रस्सी भी होती थी। पहले कौड़ियाँ आएंगे ना, फिर उसके बाद आएगी रस्सी। 3 फूटी कौड़ी इज इक्वल टू 1 कौड़ी। ये कहते थे तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सबसे लोएस्ट। तो आपने कहावत सुनी होगी कि मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। और 10 कौड़ी इज इक्वल टू 1 दमड़ी। दमड़ी 10 कौड़ी इज इक्वल टू 1 दमड़ी। दमड़ी 1 दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये भी आपने सुना होगा। और 2 दमड़ी इज इक्वल टू 1 पाई। और मजे की बात यह है कि 192 पाई इज इक्वल टू 1 रुपया। तो आज जो रुपया तो फिर बाद आया, फिर हाँ तो रुपया बाद में आया, लेकिन मैंने कितने हजार कौड़ियाँ मिलके 1 रुपया होता है। और जबकि 1 कौड़ी में भी उस समय का सामान मिलता था, तो आप समझ लो कि उसमें में रुपया कितना कॉस्टली होता था। रतियाँ भी चली हैं, रतियाँ भी नहीं, वो वजन में यूज होता था कि मैं सर्कुलेशन नहीं। तो जैसे मैं उदाहरण दूँ, पहले 1950 में एक गाना आया था, एक पैसा दे दे ओ बाबू ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे। तो 1950 में 1 पैसे की कितनी कीमत थी वो आप समझिए। कितना अच्छा समासी। और आजकल 1 पैसे में क्या मिलता है मालूम नहीं। 1956 में देखने को नहीं मिलता। 1956 में एक पिक्चर आई थी चलती का नाम गाड़ी। तो गाना, उसमें एक गाना था, आपको शायद याद होगा, 5 रुपया 12 तुम हो मेरी जान माना लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया
ना 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 ना। तो 5 रुपए 12 आने जो थे वो गाड़ी की रिपेयरिंग का बिल था। तो आज जो 5 रुपए 12 आने, पता नहीं कनाडा में शायद 10 सेंट में भी 5 रुपए 12 आने होते कि नहीं। हाँ तो उस जमाने में 5 रुपए 12 आने में भी गाड़ियाँ रिपेयरिंग होती थी, जो कि 10 सेंट से भी कम थे। और आज का जो मुकाबला है वो आप समझ सकते हैं। तो ये जो रुपए का जो आविष्कार हुआ, तो सबसे पहले क्या था कि जो कॉइन में सिंबल होते थे, फूल बना दिया, जानवर बना दिया। तो फिर बाद में 2000 साल 2500 साल पहले जो राजा हुए, अलग अलग जनपद हो गए इंडिया में, उज्जैन का, कौशल का, अयोध्या का, तो करीबन 29 जनपद ऑल ओवर इंडिया में हो गए। तो उनके समय में ये हो गया कि वो चांदी के कॉइन जो 3 ग्राम के होते थे उसमें 5 मार्क होते थे। तो 5 मार्क में एक में कोई हाथी, शेर, जानवर, फूल, पेड़, नदी, मछली, तो ये 5, तो राजा की फोटो खाली 5 सिंबल होते थे। और जब भी कोई दूसरा राजा होता था तो उसका वो सिंबल चेंज हो जाता था। तो ये स्टडी करना पड़ता था कि ये किसके समय का है। तो मगध पीरियड में भी, और वो 1000 साल तक वो 5 मार्क चले। तो इसके बाद में लिपि हुई ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, ब्राह्मी लिपि कॉइन पे लिखी जाने लगी। उसके बाद में हुई खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि लिखने जाने लगी। खरोष्ठी के बाद में आई हिंदी लिपि, तो खरोष्ठी से हिंदी लिखने लगी। और उसके बाद में जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आया और जब उसने इंडिया पर अटैक किया, तो वो अपने साथ में फारसी भाषा को लेके आया। तो आपको ये ताज्जुब होगा कि भाई आज हमने रहते हैं यहाँ पे, इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो भाई अंग्रेजी कैसे आई? तो अंग्रेजी को अंग्रेज लोग लेके आए। तो कोई भी भाषा जो होती है वो वहाँ के लोग लेके आते तब आती है। लेकिन फारसी भाषा एक ऐसी थी कि जो मोहम्मद गौरी या जितने भी राजा हुए मुसलमान, फारसी भाषा थी ईरान की भाषा, पर्शिया की भाषा। लेकिन ईरान का कोई भी राजा इंडिया में राज करने नहीं आया, लेकिन उसकी जो भाषा थी वो इंडिया में आ गई। क्यों? कि जो मोहम्मद गौरी जो गजनी का था या उसके बाद के भी राजा थे, कोई अफगानिस्तान का, कोई तुर्की से, कोई इराक से, कोई समरकंद से, लेकिन किसी की भाषा अभी नहीं, फारसी नहीं थी। लेकिन फारसी भाषा उसमें इतनी डेवलप थी कि बोलते थे पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। तो फारसी भाषा अरब कंट्री में बड़ी पॉपुलर थी। तो जब इस्लाम का जन्म हुआ 600 समथिंग में, तो सबसे पहले उन्होंने पर्शिया पर अटैक किया कि भाई तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो पर्शिया के लोग जो थे वो पारसी लोग थे। तो पारसी लोगों की ये भाषा थी फारसी। तो उन्होंने एक लिबर्टी दे दी कि भी जिनको इस्लाम कबूल करना है करो, और बाद बाकी नहीं तो फारस छोड़ के जाओ। तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उनकी जो फारसी भाषा थी वो रह गई, और जो नहीं जिनको कबूल करना था वो भाग के इंडिया आ गए। इंडिया आके वो गुजरात में सेटल हो गए। और गुजरात में जैसे कि आप जानते हैं रतन टाटा और ये जो हैं, तो पारसी लोगों का ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान में आके अपनी फारसी भाषा को छोड़ दिया और गुजराती भाषा को अपना लिया। और फारसी भाषा जो थी वो इंडिया में कोई रूलर भी नहीं आया, लेकिन फिर भी फारसी भाषा यहाँ पे जो फारसी के लोग थे वो पेंटर थे, कलाकार थे, शायर थे, और एक से एक हुनरमंद थे। तो हर एक मुस्लिम कंट्री में उनकी डिमांड होती थी, तो वो उनकी सेवा में रहते थे। तो ये बोल के क्या हुआ कि भी फारसी भाषा मुसलमानों की प्रिय भाषा हो गई। तो जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने क्या किया कि उनकी सेना में अलग अलग किस्म के थे, किसी को भी अपनी एक दूसरे की भाषा नहीं आती थी। आज जैसे हिंदुस्तान में है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई मद्रासी है, कोई कन्नड़ है, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आती है, लेकिन प्राय सबको हिंदी भाषा समझ में आती है कि भाई हिंदी भाषा समझ लो। तो उसी तरह उस जमाने में मिलिट्री में लोगों ने हिंदुओं को लेना चालू किया। तो हिंदुओं को लेना चालू किया तो हिंदुओं की भाषा हो गई हिंदी। और लोग जो वहाँ के लोग जो बात करते थे फारसी में बात करते थे। तो फारसी और हिंदी का जो संगम हुआ
उससे उर्दू का जन्म हुआ। और उसको उर्दू को उस समय में बोलते थे लश्करी जुबान। तो इस तरह से उर्दू का वहाँ से जन्म हुआ। जब अकबर के टाइम में टोडरमल हुआ मंत्री, तो टोडरमल ने कंपलसरी कर दिया कि भाई फारसी इज द कंपलसरी लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम। तो मुसलमानों के जितने भी कॉइन निकले, चाहे वो मोहम्मद गौरी से लेके बाद में मुगलों से लेके, सब के सब कॉइन फारसी भाषा में। और जब हिंदुस्तान की रियासतें, जब मुसलमानों का प्रभाव खत्म हुआ, औरंगजेब के बाद में एक के बाद में एक रियासतें चालू हो गई, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, राजस्थान में हो गई, तो 650 रियासतें हो गई। 650 रियासतों में 140 रियासतें ऐसी थी जिनके कॉइन निकलते थे। तो जब उनके कॉइन निकलते थे, तो जब उनके मुगलों का प्रभाव खत्म हो गया, जो लास्ट राजा था शाह आलम के बाद में आलमगीर सेकेंड, ये खत्म हो गए। फिर भी जो भारत में घूमने वाले व्यापारी थे, जो एक देश से दूसरे देश, कभी पंजाब गए, कभी राजस्थान गए, कभी कहाँ गए, तो वो प्रेफर करते थे कि भाई हमको तो ऐसा कॉइन चाहिए जिसमें शाह आलम लिखा हुआ हो। तो चाहे वो पंजाब के रंजीत सिंह का हो, चाहे कपूरथला के जगजीत का हो, चाहे पटियाला के देवेंद्र का हो, चाहे बीकानेर का गंगा सिंह का हो, चाहे जिसका भी हो, सबके सब 13 कॉइन उर्दू में फारसी भाषा में होते थे। और सब में शाह आलम बादशाह लिखा होता था, जबकि शाह आलम बादशाह को मरे हुए सालों हो गए। लेकिन उनकी एक चीज़ थी कि हर एक स्टेट का एक सिंबल होता था। किसी का पत्ता, जैसे पंजाब के कॉइन रंजीत सिंह का, उनके कॉइन में एक पत्ते की फोटो होती थी। तो पत्ते की फोटो से लोग समझ जाते थे कि भाई ये पंजाब का कॉइन है। और उसमें जो साल लिखा होता था, तो साल के हिसाब से समझ जाते थे इस साल में ये रंजीत सिंह था, तो ये रंजीत सिंह का कॉइन हो गया। या उसमें मिंट का लिखा रहता था, पटियाला, तो रंजीत सिंह में अमृतसर, तो भाई समझ गया कि ये पंजाब का कॉइन है। तो किसी के कॉइन में कटार है, किसी के कॉइन में छाता है, किसी के कॉइन में मछली है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग सिंबल होता था। तो उसके सहारे से लोग समझ जाते थे कि भी ये इस स्टेट का कॉइन है। तो जो व्यापारी होते थे, वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इस कॉइन इस स्टेट में खरीदा, उसमें बेचा, उससे लिया, इससे बेचा, तो वो क्या करते थे कि जो सिक्के को चांदी के हिसाब से देखते थे कि चांदी कितनी है। तो हर एक स्टेट की चांदी उसमें था कि भी 10.5 ग्राम वजन होगा, और उसमें 1 आना खाद यानी 15 आना चांदी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से वो सारे स्टेट से कॉइन खरीदते थे, उसी कॉइन, उनके कॉइन करेंसी एक्सेप्ट करते थे, अपना माल बेचते थे, अपना माल खरीदते थे, दूसरे स्टेट में जाते थे, दूसरे स्टेट में उसी स्टेट का कॉइन देते थे, तो वो उसी स्टेट की कॉइन, ट्रेजरी वाले उस कॉइन को लेके गला के अपना कॉइन छाप देते थे। तो जब अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेज लोगों ने शुरू में तो यही किया। फिर उन्होंने 1835 से अपना सिक्का चालू किया अंग्रेजी में। तो 1835 से ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हो गई। तो ये तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन अब सवाल ये होता है, और दूसरा पहलू में जाता हूँ आपसे, कि उस जमाने में बैंक नहीं होते थे, तो लोग घरों में अपने गाड़ के रखते थे। कागज़ के नोट तो थे नहीं कि भी पॉकेट में कहीं छुपा लिया या रख गया। तो लोग घरों में गाड़ के रखते थे, कोई खेत में गाड़ के रखता था, कोई कहाँ पे गाड़ के रखता था, चक्की के नीचे, दीवारों में भी लोग चिपकाते थे। जब एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था, तो दूसरा राजा सोचता था कि भाई पता नहीं मैं लड़ाई में जीतूं कि हारूं, तो वो खजाना क्या करता था, रास्ते में कहीं पे गाड़ देता था कि भाई लड़ाई में जा रहे हैं, जीत गए तो ठीक है, वापस आके निकाल देंगे, और अगर मर गए तो ये खजाना दुश्मनों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो खजाने वैसे के वैसे गड़ गए। अब हमारे राजस्थान में भी क्या है कि पहले लोग घरों में रहते थे, और जो बड़े लोग होते थे, कोई कलकत्ता, कोई गुवाहाटी, आसाम, ये सब काम करने जाते थे, तो घर के बुजुर्ग जो होते थे घरों में रहते थे राजस्थान में। अब वो ये सोचते थे कि भाई घर की बहुएं सेवा करना बंद करे नहीं करे, तो वे अपने खजाने को छुपा के रखते थे कि भाई मरेंगे तो घर वालों को बता देंगे भाई यहाँ पे गाड़ के रखा है, लेकिन मौत कभी आती नहीं है बता के। अब गाड़ने वाला मर गया, खजाना कहाँ पे गड़ा हुआ किसी को मालूम नहीं। और दूसरा क्या होता था कि भाई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, लोगों के घर बह गए,
एक राजा ने दूसरे राजा पे अटैक कर दिया, तो आगे तक कई खजाने तो पड़े हुए हैं। लोग वहाँ पे भाग गए। तो इस तरह से जो दुनिया भर के जो खजाने आज भी जमीनों में गड़े हुए हैं, आपको ताज्जुब होगा कि आज भी जगह जगह पे खुदाई में कॉइन निकलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को नहीं मालूम पड़ता है, गवर्नमेंट को कम मालूम पड़ता है, लेकिन लोगों को इतने कॉइन मालूम पड़ते हैं कि भाई फलानी जगह से ये कॉइन निकला। तो कॉइन में क्या है कि पुराना होने से दाम नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये कॉइन 2000 साल पहले का है, तो अरे इसका तो बहुत दाम होगा, लेकिन वो कॉइन खुदाई में इतने निकलते हैं कि एक साथ 10,000 पीस निकल गए, तो उनके दाम नहीं होते हैं। तो सवाल ये होता है कि कॉइन का कितने कॉइन मिलते हैं, किस राजा के कॉइन हैं और उसने कितने साल राज किया। अब जैसे अकबर ने 50 साल राज किया, तो अकबर के कॉइन के दाम नहीं है 49 49, 50, 50 था, उसका 50 है। अग्रवाल साहब, राइट इन्फॉर्मेशन उसका 50 एक साल में तो बहुत फर्क पड़ता है भाई, एक साल में तो बहुत फर्क। क्योंकि उसका 50 इसमें लिया था, कॉइन निकला हुआ है, तो उसने अपने 85 साल बनाई है। तो अब जैसे अकबर ने 50 साल राज किया, जहांगीर ने 22 साल राज किया, शाहजहां ने 28 साल राज किया, औरंगजेब ने फिर 50 साल राज किया। तो लेकिन क्या होता है कि अकबर जो था, सिंह ने कितने साल किया? अकबर में आज समझ लो 40-700 रुपए की है, तो आपको 1000 रुपये में अकबर के कॉइन मिल जाएंगे। 20-22 साल। जहांगीर के कॉइन आपको 2000 में मिल जाएंगे, शाहजहां के कॉइन आपको 800 रुपये में मिल जाएंगे, औरंगजेब के कॉइन आपको 750 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अकबर ने अपने ज़माने में एक कॉइन निकाला जिसमें थी राम और सीता की फोटो, तो उसने सोने में भी निकाला और चांदी में भी निकाला। तो अकबर के बाकी के कॉइन जो आपको 800-1000 में मिल जाएंगे, आज राम सीता जो उनके कॉइन है, तो चांदी का कॉइन है उसके दाम में 15 लाख रुपए, और जो सोने का कॉइन है उसका दाम है 40 लाख रुपए। तो उसी तरह जैसे जहांगीर ने जब राज किया, तो उसने जॉर्डियट कॉइन निकाले, राशि के सिक्के, सोने के और चांदी के, और उसने एक कॉइन निकाला जिसमें जहांगीर शराब पी रहा है कप लेके। तो जब शाहजहां राजा हुआ, तो उसने कहा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, ये जो शराब पी के फोटो कॉइन पे है, और जो हिंदुओं के राशि कॉइन है, तो इसको इमीडिएट जलाया जाए, जिसके पास में निकलेगी उसको मौत की सज़ा मिलेगी। तो लोगों ने दिया, लेकिन आज क्या हो गया कि उन जॉर्डियट कॉइन के दाम में, उन जॉर्डियट के कॉइन कम से कम 15,000, 20,000 एक राशि के ऊपर में, कोई राशि कम मिलती है, कोई ज़्यादा मिलती है। और जो सोने के जो राशि के कॉइन है उनके एक के 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए दाम है। और जो जहांगीर का पोर्ट्रेट कॉइन है, उस कॉइन का दाम है 2 करोड़ रुपया। तो अब औरंगजेब ने 51 साल राज किया, तो औरंगजेब के सिक्कों का दाम नहीं है, ये भी दुनिया भर के मिलते हैं। लेकिन औरंगजेब ने जब शाहजहां जब बीमार पड़ा, तो उसमें में उसका बड़ा लड़का दारा युवराज था, प्रिंस था। तो 4 भाई थे, मुराद, दारा, शुजा, औरंगजेब। मुराद गुजरात में, दारा शिकोह शुजा और औरंगजेब। दारा शिकोह शुजा। तो औरंगजेब था गोलकुंडा में, मुराद था गुजरात में, शुजा था बंगाल में, और दारा था दिल्ली में। तो जब मालूम पड़ा कि भाई शाहजहां बहुत बीमार है, किसी भी समय मर सकता है, तो तीनों भाइयों ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया वहीं पे, गोलकुंडा में, गुजरात में, बंगाल में। तो शुजा जो था बंगाल काफ़ी दूर था, तो नियम क्या होता है कि अगर कोई राजा बनना चाहता है तो उसको खुतबा पढ़ना पड़ता है और अपना कॉइन निकालना पड़ता है। तो शुजा ने भी अपना कॉइन निकाला फटाक से कि भी हम राजा है, और चलो अब दिल्ली फतह करने चलो। उधर मुराद और उधर औरंगजेब भी तैयार हो गए। तो शुजा को इन लोगों ने पहले ही मार के ख़त्म कर दिया बीच रास्ते में। मुराद और औरंगजेब दोनों मिल गए। औरंगजेब ने मुराद को कहा, भाई आप बड़े हो, आप राजा हो, मैं तो आपका सेवक हूँ, चलो अपने लोग मिलकर दारा को हराते हैं। तो दोनों ने मिलकर दारा को हराया, दारा का गला काटा, और जब शाहजहां नाश्ते पर बैठा था, तो दारा का सिर उसके बाप के सर में प्रेस कर दिया कि ये आपके लिए आज का सुबह का नाश्ता है। तो औरंगजेब जो था
तो दादा ने तो अपना कॉइन नहीं निकाला, लेकिन सुजा ने अपना कॉइन निकाला, लेकिन वो तो निकालते ही तुरंत बंगाल से चल दिया, तो उसके कॉइन के दाम में 4 लाख रुपए। औरंगजेब 1068 जो हिजरी है, 1068 में चारों के कॉइन है, 1068 में शाहजहाँ का भी कॉइन है, 1068 में मुराद का कॉइन है, 1068 में चारों के कॉइन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉइन है सुजा का दाम। मुराद को काफ़ी टाइम मिला क्योंकि औरंगजेब उससे घुल मिल गया था, तो उसने 1.5 साल अपने कॉइन निकाले, तो उसके कॉइन के दाम में 5000 रुपये। और औरंगजेब ने जो 50 साल राज किया तो उसके कॉइन के दाम ही नहीं, चांदी से 100 रुपये ऊपर में मिलते हैं। तो पुराने कॉइन कितने होते हैं उसके ऊपर में दाम निकल रहे। अब की बात छोड़िए, ब्रिटिश पीरियड में आइए। ब्रिटिश पीरियड में 1835 में किंग विलियम IV हुआ, तो किंग विलियम IV के कॉइन के दाम 800 रुपये की चांदी है तो उसके दाम 2000 रुपये हैं। लेकिन 1840 में जब क्वीन विक्टोरिया बैठी गद्दी पे, तो उन्होंने कहा कि एक नियम होता है कि पहले वाले राजा की एक फ़ोटो कॉइन भी छपना चाहिए, उसके बाद में हमारा कॉइन छपेगा। तो 1840 में नाम के लिए खाली विलियम IV के कुछ सिक्के निकाले गए और उसके बाद में क्वीन विक्टोरिया के सिक्के निकाले। तो 1835 के कॉइन के दाम विलियम के उतने नहीं हैं, लेकिन 1840 का जो विलियम का रुपया है उसके दाम आज के 4 लाख रुपए है। विक्टोरिया ने 1840 से लेकर 1901 तक राज किया। विक्टोरिया के सिक्कों के दाम नहीं है, हालांकि विक्टोरिया के काफ़ी वैरायटी है, लेकिन 1862 में उसने जो अंग्रेज़ों ने एक चालबाजी की रियासतों से कि भाई हम जो कॉइन निकाल रहे हैं वो तुम्हारे रियासतों में चलेगा, तो तुम अपना कॉइन निकालना बंद करो, हमारा कॉइन निकालो चलने दो, और हर एक साल हम अपना कॉइन निकालेंगे और उस पर तुमको इतनी रॉयल्टी देंगे। रियासत वाले खुश हो गए, ठीक है भाई हम अपना कॉइन बंद करते हैं, आपसे अंग्रेजी कॉइन निकलेंगे। तो अंग्रेज़ों ने चालबाजी क्या की कि 1863 से लेकर 1876 तक उन्होंने कॉइन निकाले, लेकिन सब में डेट 1862 की थी कि इनको ये नहीं मालूम पड़े कि भाई 1863 में हमने कॉइन निकाले। लेकिन उन्होंने अपनी सुविधा के लिए जहाँ पे 1862 लिखा हुआ है उसके नीचे उन्होंने एक डॉट बैठा दिया, इसका मतलब ये कॉइन 1863 का है। 2 डॉट बैठा दिया, इसका मतलब ये कॉइन 1864 का है। इस तरह उन्होंने 13 डॉट तक निकाले। तो आज विक्टोरिया के बाकी कॉइन के दाम नहीं है, लेकिन 1862 के कॉइन के दाम है कि उसमें भी 8 डॉट के कम मिलते हैं, तो 11 डॉट के कम मिलते हैं, तो उनके दाम है। तो इसी तरह 1903 से 1910 एडवर्ड 7 हुआ, 1911 से 1936 में किंग जॉर्ज 5 हुआ। अब 1911 में क्या हो गया कि जब जॉर्ज 5 का राज्याभिषेक हुआ तो उनकी जो कोट ऑफ आर्म्स रहती है उसमें एक एलिफेंट की फोटो, एक एलिफेंट का खिलौना रहता है। तो डाई इनग्रेवर की गलती से वो हाथी की सूंड कट गई। हाथी की सूंड कट गई तो मुसलमानों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये तो सूअर की फ़ोटो है, तो सूअर की फ़ोटो कॉइन पे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस कॉइन को विड्रॉ किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने ये खूब समझाया कि भाई ये सूअर नहीं है, हाथी है, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो 98 और 54 जो थी वो तो कम निकली थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा भी हम 98-54 नहीं छापेंगे, लेकिन रुपया तो कुछ निकल गया, अब इनको चलने दो। तो 1911 से लेकर 1936 तक जो जॉर्ज 5 के कॉइन हैं उसमें 1911 के कॉइन के कुछ दाम हैं, बाकी दूसरे कॉइन के दाम नहीं हैं। लेकिन 1911 की जो 98 और 54 जो कम निकली थी वो आज एक एक कॉइन का दाम 50-50 हज़ार रुपये दाम है। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। जब वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो उसमें में चांदी में ₹1 में 15 आने की चांदी होती थी। जब ₹1 में 15 आने की चांदी होती थी तो वर्ल्ड वॉर में उसमें ₹1 में 1 आने की चांदी हो गई। तो अंग्रेजों ने कहा भाई अब तो ₹1 में 1 आने की चांदी हो गई, तो अब सिक्का निकालना बंद करो, पेपर मनी चलने दो। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, वर्ल्ड वॉर है, अभी ख़त्म हो जाएगा, चांदी के दाम गिर जाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि 1939 में भाई हर एक आदमी को 5 सिक्के से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बैंक में लाइन लगाओ 5 सिक्के मिलेंगे। तो लोग क्या करते थे, बैंक में लाइन लगाते थे, 5 सिक्के लिए और उसमें 1 रुपये में 1 रुपये 1 आने की चांदी है, जाके गला दो 5 सिक्के तो 5 आने मिलेंगे, काफ़ी है। तो अंग्रेजों ने ये सोचा, देखा कि भाई तो घाटे का सौदा हो रहा है, तो उन्होंने 3 महीने 1939 के सिक्के निकाल के बंद कर दिए। तो 1939 के सिक्के उस समय में जिसने गलाए नहीं, जिसने अपने घर में रख लिए, वो आज खुशी है क्योंकि 1939 का सिक्का आज 5 लाख रुपए का है। जबकि 1938 पे कुछ सिक्के गले, कुछ नहीं गले, लोगों के घर में रह गए, तो 1938 का सिक्के का दाम है 4000 रुपये। तो सिक्के कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं इसके ऊपर में डिपेंड होता है। तो इसी तरह जैसे बहादुर शाह जफर मुगल में सबसे लास्ट रूलर था, तो बहादुर शाह जफर जब लास्ट रूलर था तो उसकी ताजपोशी भी थी, उसमें में कुछ सिक्के निकले थे। लेकिन 1857 के जब सिपाही विद्रोह में उसने अपना खजाना लुटा दिया, तो अंग्रेजों ने उसको, बहादुर शाह जफर को पेंशन देते थे, लेकिन उसके कुछ सिक्के जो निकले थे वो सिपाहियों में बट गए। आज बहादुर शाह जफर जो मुगलों का लास्ट राजा है और सबसे ज़्यादा कीमत उसी के सिक्के की है कि बहादुर शाह के सिक्के का दाम 60 लाख रुपए है। तो अब जिनके पास में होते हैं वो होते हैं। तो अब मैं थोड़ा ख़त्म करके बताता हूँ। अब मैं थोड़ा कनाडा की ओर में आता हूँ। जैसे कनाडा में मैंने कहा कि कनाडा में गवर्नमेंट जो है वो इतने कॉइन निकालती कि शायद आपको मालूम नहीं। जैसे सबरवाल जी ने एक तो मीटिंग में पहले कहा था कि भाई कनाडा में कितने प्रोविंस हैं, ये है, तो लोगों ने कहा भाई 10 है 12 है, लोगों ने किए। लेकिन आपको शायद मालूम है कि नहीं कि कनाडा में गवर्नमेंट है वो हर एक महीने कॉइन निकालती है, लेकिन कलेक्टर लोगों के लिए। और जो कॉइन निकालती है वो अभी जैसे कनाडा गवर्नमेंट का एक कॉइन निकलने वाला है चाइना का ड्रैगन। तो जैसे राशि कॉइन होती है 12 सिक्के, वैसे चाइनीज लोगों के सिक्के होते हैं 12 राशि के। तो अभी जैसे 2024 का जो सिक्का है वो उनका ड्रैगन राशि है। तो हर एक 12 साल में उनका ये रहता है कि भाई ये राशि जो है ड्रैगन। तो अभी कनाडा गवर्नमेंट अभी 2 महीने बाद जो सिक्का निकाल रही है $100 का चाइनीज कॉइन का सोने का सिक्का, लेकिन वो बाजार में लोगों को $100 में नहीं मिलता है, उसका दाम है $300। तो इसी तरह जो सिक्का है गवर्नमेंट काफ़ी निकालती है। और ये जो कनाडा में आपको आश्चर्य हो जाएगा कि इंडियन कॉइन के सबसे बड़े कलेक्टर जो हैं वो कनाडा में हैं। और कनाडा में जो हैं अब ये जैसे मिस्टर पोडिस्टर बोल के इंडियन डिप्लोमेट थे कनाडा में, इंडिया में, उनके सिक्के का अभी ऑक्शन हुआ। तो उनके सिक्के का ऑक्शन ये जो फरवरी महीने में हुआ लंदन में, इनके सिक्के का एक पार्ट बिका है 50 करोड़ रुपए। 900 कॉइन की लॉट है और 900 कॉइन की लॉट 50 करोड़ रुपए में बिकी है। अभी उनका ये एक पार्ट बिका, अभी एक पार्ट बिकना बाकी है। इसके अलावा भी ये एक और है मिस्टर जॉन डायल बोलते हैं, वो भी ओटावा में रहते हैं, उनका भी सिक्का काफ़ी कलेक्शन काफ़ी है। एक मिस्टर सोहेल खान बोलते हैं, पाकिस्तान के एडमिरल रहे हुए हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के टाइम में पाकिस्तान से कनाडा आ गए, यहाँ के सिटीजन है, उनका सिक्का भी काफ़ी नायाब है। तो आपको ताज्जुब होगा कि कनाडा में हर एक हफ्ते कॉइन एग्जीबिशन होता है और हर एक जगह पे होता है। अब मैंने अभी जैसे लिस्ट निकाली थी कि जैसे अभी मिसिसागा में जो एग्जीबिशन होने वाला है, वो अभी जैसे टोरंटो में एग्जीबिशन है, ओटावा में एग्जीबिशन है, हैमिल्टन में एग्जीबिशन, मिसिसागा, और उनको बोलते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन। जैसे कभी ओलंपिक में कोई जीता उसका कॉइन निकाल दिया, किसी ऑथर के ऊपर में कॉइन निकाल दिया, 12 महीने पे कॉइन निकाल दिया, स्टेट के ऊपर में कॉइन निकाल दिया। तो उन कॉइन के दाम बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पैर नहीं करते हैं। वो कॉइन जो आप अगर एग्जीबिशन में जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई वो एग्जीबिशन में कॉइन का क्या होता है। तो फिलहाल समय कम था, इसलिए मैं थोड़ा उसको क्या करता हूँ, फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू। देखिए,
ये तालियां कम रही, जोरदार तालियां बजाइए। और अब इसके बाद हमने ये पूछना है कि अग्रवाल साहब, आपने हमें फूटी कौड़ी याद करा दी, हमें पाई याद करवा दी, हमें मोरी वाला पैसा याद करवा दिया, रुपया याद करवा दिया। नहीं, मैं ये पूछने वाला हूँ कि आपके पास जो ट्रेजरी है, जो कॉइन्स हैं, वो कितने करोड़ के हैं? एक बार हमारे अग्रवाल साहब के लिए ताली बजा दीजिए, कितनी आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। इसके साथ साथ इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई। मुझे वो सारी हिस्ट्री में देख रहा था, सोच रहा था, और मेरी बहन ने मेरे से ये कहा कि रणजीत सिंह ने कब राज शुरू किया। 1849 में तो उनका देहांत हो गया था, और उनका 1797 के करीब उन्होंने राज शुरू किया था। उन्होंने भी सिक्का निकाला, बहुत छोटी उम्र। हाँ, उन्होंने तो उनके काम कभी गिनवाए तो अनगिनत है। हमारा रणजीत सिंह ने हिंदुस्तान का नक्शा अगर उस जमाने का देखें, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर वाले उनके प्राइम मिनिस्टर थे। ये जम्मू कश्मीर जो 125 लाख में उन्होंने अंग्रेज़ों से खरीदा था, वो महाराणा रणजीत सिंह का ही खजाना था, जो उन्होंने लेके और जम्मू कश्मीर वाले बादशाह को, वो प्राइम मिनिस्टर को 21 तोपों की सलामी दिया करते थे अंग्रेज़, और 5 तोपों की सलामी जो थे वो हैदराबाद के नवाब को होती थी। तो सबसे ज़्यादा वही था, और सबसे ज़्यादा पैसा उसी ने दिया था, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह का जो ख़जाना था वो सारा लेके अपना J&K में वहाँ चले गए थे। तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। और इन्होंने जो कॉइन्स के बारे में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल किया कि हम इनको और भी समय देंगे कभी डिटेल में बताने के लिए, और हम ये नोट करेंगे कौन से कॉइन की कितनी कीमत है।